आज हम लोग पढ़ेंगे गद्दारी की एक सुंदर कहानी। गद्दारी दरअसल उर्दू का शब्द है, हिंदी में इसका मतलब होता है विश्वासघात। जब आपके ऊपर कोई आंख मूंद के विश्वास करे और आप उसका विश्वास तोड़ें तो इसे विश्वासघात कहते हैं। आधुनिक भारत के इतिहास में इस पहले विश्वासघात की जो हमें जानकारी मिलती है वो मीर जाफर के रूप में मिलती है। आज भी आप लोग ये कहानियां किंवदंतियां सुनते होंगे, गद्दारी के दो प्रतिरूप मीर जाफर और जयचंद। तो प्लासी के युद्ध का परिणाम क्या निकला? कल भी हम लोगों ने कंक्लूजन यही पढ़ा था कि दिस वाज द वॉर विच वर नेवर बीइंग फॉट। एक ऐसा युद्ध जो कभी लड़ा नहीं गया, क्योंकि युद्ध से पहले ही सारी सेटिंग कर ली गई थी और नवाब सिराजुद्दौला बेचारे बड़ी बुरी स्थिति में मारे गए। इसके पीछे हम लोगों ने देखा था कि जब कंपनी ने इन लोगों को टैकल करने की कोशिश करी तो जो गद्दारों की लिस्ट है वो ये है। इनमें पहला गद्दार था मीर जाफर, जो सिराजुद्दौला का मीर बख्शी था। मीर बख्शी का मतलब है राइट हैंड वजीर। मानिक चंद, अमीर चंद, जगत सेठ और खादिम खान। लेकिन प्लासी की लड़ाई में जो सबसे बड़ा योगदान था वो मीर जाफर का ही था, क्योंकि उसी के कहने पर सेना ने सिराजुद्दौला का साथ नहीं दिया था। ये बात कहीं लिखी हुई तो नहीं है, लेकिन इतना आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि अगर मीर जाफर की वजह से प्लासी की लड़ाई जीती गई तो मीर जाफर को इसका कुछ ना कुछ परिणाम तो मिलना ही था, कुछ ना कुछ पुरस्कार तो मिलना ही था। तो मीर जाफर को पुरस्कार के रूप में मिली बंगाल की गद्दी। आपके दिमाग में एक प्रश्न यह भी आ सकता है कि मीर जाफर को बंगाल की गद्दी क्यों मिली? शासन तो अंग्रेजों को करना था। समझदार आदमी कभी शासन नहीं करता। अंग्रेज किस उद्देश्य से भारत आए थे? पैसा कमाने के उद्देश्य से। तो शासन करें कि पैसा कमाएं? अगर आपके पास दो ऑप्शन आपको दे दिए जाएं कि पहले ऑप्शन के रूप में आपको भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाना है, मोदी जी की कुर्सी आपको दी जानी है, और दूसरे ऑप्शन के रूप में आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज का चेयरमैन बनाया जाना है, समझदार आदमी क्या चुनेगा? क्योंकि प्रधानमंत्री की सैलरी है 2 लाख रुपए और रिलायंस इंडस्ट्रीज का शायद 2 लाख रुपए हर मिनट का उसका इनकम होगी। वो एक दिन में कुछ 20 करोड़ रुपए, 50 करोड़ रुपए कमाता होगा। तो अंग्रेज इसी सोच के साथ काम कर रहे थे। कहानी आगे बढ़ती है, प्लासी का युद्ध खत्म होता है और प्लासी के युद्ध के बाद जो नई चीज निकल के आती है उसको कहा जाता है आउटकम ऑफ द बैटल। मीर जाफर को एक चीज तो क्लियर थी कि कंपनी के अधिकारियों से कहीं ना कहीं मुझे दब कर रहना पड़ेगा। हाउ द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द एडवांटेज पॉज दिस बैटल ईयर विल चार्ट द रोड ऑफ इंडिया फ्रॉम बेंगलोर। अभी तक कंपनी कहां थी? दक्षिण भारत में थी, बेंगलोर में थी, फ्रांस से लड़ रही थी। अचानक से उत्तर भारत में रूट मैप तैयार हो गया। किसकी वजह से? प्लासी की वजह से। तो इस युद्ध का परिणाम क्या निकलता है? आउटकम ऑफ द बैटल, परिणाम निकलता है मीर जाफर वॉज मेड नवाब एज द रिवॉर्ड फॉर हेल्पिंग द ब्रिटिश। मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। और जैसे ही मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया जाएगा तो मीर जाफर को ऐसी फीलिंग आएगी मन मन में कि अंग्रेज बड़े ईमानदार हैं, बहुत भले लोग हैं, तभी तो उन्होंने अपना वादा निभाया। लेकिन दूसरी ओर सम राइट्स वर गिवन टू ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। क्योंकि बंगाल का नक्शा आप लोगों ने देखा था, बहुत बड़ा बंगाल है, तो उस जमाने के बंगाल में बिहार और उड़ीसा भी आते थे। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार कंपनी को दे दिए गए। दीवानी अधिकार का मतलब है रेवेन्यू राइट्स। जैसे जमीनों से टैक्स वसूलना है, लैंड रेवेन्यू वसूलना है, फसलों पे लगान वसूलनी है, ये सारे अधिकार कंपनियों को दे दिए गए। तो अब आप इसको दो हिस्सों में करके देखेंगे तो कंपनी पैसा कमा रही है, नवाब शासन कर रहा है। और नवाब अगर शासन में कहीं कोई बदतमीजी करेगा, कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो कंपनी उसको डांटने का अधिकार रखती है, क्योंकि रेवेन्यू राइट्स किसके पास है? कंपनी के पास है। आ रही बात समझ में? तीसरा पॉइंट, जमींदारी राइट्स फॉर 24 परगना डिस्ट्रिक्ट नियर कैलकाटा अर्निंग यूरो 15,000। बंगाल में एक जिला है जिसका नाम है 24 परगना, आज भी ये जिला है 24 परगना। यहाँ के सारे जमींदारी अधिकार भी कंपनी को दे दिए गए। जमींदारी अधिकार का मतलब है कि 24 परगना की पूरी जमीन अंग्रेजों की हो गई। अब अंग्रेज तय करेंगे कि वो जमीन किसको देनी है और कैसे देनी है। और इस जमीन से जो रेवेन्यू आता था वो उस जमाने में 15,000 यूरो आता था। तो आज का वो करीब करीब 15 लाख यूरो हो गया, और 15 लाख यूरो का मतलब हो गया करोड़ों का इंडियन करेंसी। तो इतना पैसा अंग्रेजों को मिला, पेट यहां से भी नहीं भरा। मीर जाफर से कह दिया गया कि जो युद्ध हमने लड़ा है सिराजुद्दौला के खिलाफ, उसमें हमारा बड़ा नुकसान हो गया है, तो उस नुकसान की भरपाई भी तुम्ही को करनी पड़ेगी। कंपनसेटेड द ब्रिटिश ऑफ सम ऑफ रुपीज 2 करोड़ फॉर वेजिंग वॉर अगेंस्ट देम। पहले तो मीर जाफर को खुश किया, उसके बाद धीरे से कहा कि यार तुम्हारे चक्कर में इतनी बड़ी लड़ाई हम लोगों ने लड़ी है, इसमें बहुत नुकसान हुआ है हमारा। अच्छा, लड़ाई में कितना बड़ा नुकसान हुआ ये तो आप लोग देख ही रहे कल से।
तो उस नुकसान की जो वैल्यूएशन लगाई गई वो लगाई गई 2 करोड़ रुपए। 2 करोड़ रुपए उस जमाने में, आज के जमाने में आप कल्पना नहीं कर सकते। तो ये 2 करोड़ रुपए भी मीर जाफर से वसूल लिए गए। लेटर ऑन मीर जाफर रिप्लेस्ड एज नवाब हैज बीन इनकॉम्पिटेंट टू पे द ब्रिटिश। अब जब इतना किसी को चूस लोगे तो उसे तो प्रॉब्लम होगी। वो बेचारा सुनहरे ख्वाब देख के आया था कि हम बंगाल के नवाब बनेंगे। सबसे पहले तो उसकी जिम्मेदारी गई, रेवेन्यू राइट्स गए, जो जोड़ बटोर के उसने रखा हुआ था या सिराजुद्दौला का जो खजाना था उसमें से 2 करोड़ रुपए ले लिए गए। और उस जमाने में खजाने से 2 करोड़ रुपए लेने का मतलब है खजाना खाली। तो मीर जाफर के मन में कहीं ना कहीं ये भावना तो आ जाएगी ना कि मेरे साथ गलत हो रहा है। और जैसे उसके अंदर ये भावना आई कि मेरे साथ गलत हो रहा है, तो अंग्रेजों ने उल्टा उसके ऊपर आरोप लगा दिया कि तुम हमारी बात ही नहीं सुनते हो, तुमको किस लिए नवाब बनाया था। तो मीर जाफर को नवाब की गद्दी से उतार फेंका और उसकी जगह दूसरा नवाब बना दिया गया, मीर कासिम को। ठीक है, तो लेटर ऑन मीर जाफर रिप्लेस्ड एज नवाब हैज बीन इनकॉम्पिटेंट टू पे द ब्रिटिश। अब ये दे नहीं सकता अंग्रेजों को। 22 फरवरी 1960 मीर कासिम वाज मेड नवाब। अगला नवाब बनाया गया मीर कासिम को। तो बंगाल के नवाबों की जो लिस्ट है उसमें मुर्शिद कुली खान, नवाब सिराजुद्दौला, फिर मीर जाफर और अब नंबर आता है मीर कासिम का। ये भी क्रम कभी कभी सजाने के लिए आ सकता है, तो ये नाम आपको याद रखने चाहिए। अच्छा, अब जब मीर कासिम को नवाब बनाया गया तो मीर कासिम भी वही शख्स है जो गद्दारों की सेना में था। इसने भी कहीं ना कहीं मीर जाफर के खिलाफ, सॉरी, नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करी थी। तो मीर जाफर की कहानी आपको क्लियर हो गई होगी। मीर जाफर के बाद मीर कासिम को अगला नवाब बनाया गया। कंपनी की जो पॉलिसीज हैं वो कहीं ना कहीं आपके जहन में फिट हो गई होंगी कि कंपनी को कुल मिला के पैसा ही कमाना है, बाय हुक और बाय कुक। अब आप लोग अपने आप को एक बार मीर कासिम की जगह पर बिठा दीजिए और कल्पना करिए कि आप बंगाल के नवाब बन गए हैं और आपका नाम है मीर कासिम। तो आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, कुछ आइडिया लग रहा है? खजाना खाली है, बिल्कुल सही। और उसके पास कोई राइट्स नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम कुछ बचा नहीं है, वो सारा तो कंपनी ने ले लिया है। तो मीर कासिम थोड़े ही दिनों में फ्रस्ट्रेट हो जाएगा ना। फ्रस्ट्रेट इस बात को लेके हो जाएगा कि बना दिया नवाब और टका नहीं जेब में। दूसरी चीज, लगातार मीर कासिम के ऊपर यह भी प्रेशर है कि भैया पैसा लाओ, तो वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा। और ऐसा व्यक्ति जो रिमोट कंट्रोल प्राइम मिनिस्टर बने या रिमोट कंट्रोल नवाब बने या रिमोट कंट्रोल राजा बने, ऐसे व्यक्ति के बारे में एक लोकोक्ति है, एक मुहावरा है जिसमें कहा जाता है सोने का सिंहासन कांटों का ताज। तो मीर कासिम कहीं ना कहीं कांटों का ताज लेकर के बंगाल के नवाब की गद्दी पर बैठा। आगे बात समझ में? अब वो बहुत ही जल्द ये कोशिश करेगा कि जो गलती मीर जाफर ने करी थी वो गलती मैं ना करूं। तो उसने क्या किया, अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने की कोशिश करी और ऐसा प्रयास किया कि कंपनी से उसका पीछा छूट जाए, वो एक स्वतंत्र नवाब बन जाए। तो जब वो इंडिपेंडेंट नवाब बनने की होड़ में जाएगा तो होगा ये कि when मीर कासिम also tried to be independent and failed to give the British expected money, जितना पैसा अंग्रेज उससे मांग रहे हैं उतना पैसा जब वो नहीं दे पाएगा तो he was again replaced by मीर जाफर। कंपनी मीर जाफर को फिर से पकड़ के लाई, उसके पीठ पे हाथ रखा, उसको समझाया, अरे यार तुम मेरे भाई हो, तुम मतलब बुरा मान गए इतनी सी बात पे, तुमको बंगाल के नवाब के पद से ये तो हटाया था, शुक्र करो तुमको गोली नहीं मारी, शत्रु होते तो गोली मार देते ना। तो जाफर को लगा यार बात तो सही है, क्योंकि सिराजुद्दौला के साथ तो यही हुआ। तो मीर जाफर को फिर से इन्होंने बंगाल का नवाब बना दिया। अच्छा, मीर कासिम अब और ज्यादा परेशान होगा और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होगा, तो उसने क्या किया, वो बंगाल से भाग गया और उसने कसम खाई पुरानी फिल्मों के हीरो की तरीके से कि जब तक मैं अपने माँ बाप की मौत का बदला नहीं ले लूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। लेकिन ये कसम तो खा ली, लेकिन इस कसम को पूरा करने के लिए कंपनी के अगेंस्ट करोगे क्या? तो कल का नक्शा जो आपके जहन में होगा उसमें आप लोगों ने देखा कि बंगाल है, बंगाल के बगल में बिहार है, बिहार के बगल में अवध है, अवध के बगल में दिल्ली है, और ये सारे जो स्टेट्स हैं ये विशाल मुगलिया सल्तनत के टूटे हुए हिस्से हैं। तो मीर कासिम जो है ये भाग करके पहुंचा अवध के पास, और उस जमाने में अवध के नवाब हुआ करते थे शुजाउद्दौला। ये वही शुजाउद्दौला है जिनको आगे चल के बेगम हजरत महल रिप्लेस करेंगी। शुजाउद्दौला से इसने मदद मांगी, शुजाउद्दौला को पूरी बात बताई, शुजाउद्दौला ने इसको डांटा कि तुम लोगों ने ये जो किया है उसी का तो परिणाम है। फिर मीर कासिम ने नवाब को समझाया कि देखो अगर आज तुम हमारा साथ नहीं दोगे तो जो चीज आज बंगाल में हो रही है वो कल लखनऊ में होगी, अवध में होगी।
तो शुजाउद्दौला तैयार हो गया उसका साथ देने के लिए, और प्लान ये बना कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अकेले युद्ध में हरा पाना मुमकिन नहीं है, तो हम लोग ट्राइंगुलर फोर्सेस बनाएंगे, 3 सेनाएं मिलकर के एक साथ लड़ेंगी और कंपनी को हराएंगी। उन 3 सेनाओं में पहली सेना बंगाल की सेना होगी जिसको लीड करेगा मीर कासिम, दूसरी सेना अवध की होगी जिसको लीड करेंगे शुजाउद्दौला, और तीसरी सेना होगी दिल्ली की। लेकिन जब ये लोग दिल्ली पहुंचते हैं तो दिल्ली बहुत छोटी हो चुकी है, दिल्ली बहुत सिकुड़ चुकी है, और दिल्ली के बादशाह का ये कहना है कि भैया सैनिक जो थोड़े बहुत हमारे पास है वो ले जाओ, लेकिन हम जाने की स्थिति में नहीं है। अब जब ये सारा प्लान फाइनल हो गया तो अंग्रेजों के खिलाफ अगला युद्ध छेड़ा गया, और इसी युद्ध को कहा जाता है द बैटल ऑफ बक्सर। हम लोगों ने पिछले 2 दिनों में जो स्टडी किया ब्रिटिश कंसोलिडेशन ऑफ इंडिया, उसका निष्कर्ष यही निकला है कि अगर प्लासी और बक्सर के युद्धों में अंग्रेजों की जीत ना हुई होती तो भारत गुलाम नहीं बनता। प्लासी के युद्ध का रिजल्ट आपने देख लिया, अब नंबर आता है बक्सर का। तो बक्सर की लड़ाई कब लड़ी गई? 22 अक्टूबर 1764, द बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, प्लासी है 1757, उसके 8 साल बाद बक्सर की लड़ाई हो रही है। और आपको क्या लगता है कि जब दो बड़ी सेनाएं मिलकर के ईस्ट इंडिया कंपनी से युद्ध करेंगी तो जीत किसकी होगी? नो डाउट ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होगी, क्योंकि उनके पास में ऑटोमेटिक वेपन्स हैं। ऑटोमेटिक वेपन्स का सामना आपकी हजारों और लाखों की फौज नहीं कर सकती जो तीर कमान भाला बर्छी कटार से लड़ रही है। सामने से एक गोली चलेगी, आपका एक आदमी मरेगा, और जब आप सामने से 100 तीर चलाओगे तब शायद कंपनी का एक सैनिक मरेगा। तो ये जो रेशियो है, इसके चलते बक्सर की लड़ाई में भी अंग्रेजों की जीत हो गई, और बक्सर की लड़ाई में इतना मारा कासिम को और शुजाउद्दौला को कि ये दोनों बिल्कुल निढाल हो गए। और अगर आप लोग ये वाला रोड जानते हैं, अगर आप प्रयागराज जाएं, इलाहाबाद पहुंचे, संगम में स्नान करें, फिर सीधे आगे बढ़े, अगला जिला मिलेगा मिर्जापुर, और आगे बढ़े अगला जिला मिलेगा बनारस, बनारस से और आगे बढ़ेंगे मिलेगा मुगल सराय, और मुगल सराय को जैसे ही पार करेंगे शुरू हो जाएगा बिहार, और पूरा बिहार पार करने के बाद आपको मिलेगा बंगाल। तो रोड तो यही है। तो वो लड़ाई बक्सर से शुरू हुई। बक्सर कहाँ है? बिहार में है। और बिहार से मारते 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 कहां पहुंचा दिया? इलाहाबाद पहुंचा दिया। और इलाहाबाद में हुई संधि जिसको कहा जाता है द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इलाहाबाद की जो संधि है वो इतिहास में बहुत विशेष स्थान रखती है, क्योंकि इसी संधि के बाद भारत के अधिकतर नवाबों और राजाओं ने कंपनी से यह प्रॉमिस कर दिया था कि अब हम आपके विरुद्ध कभी भी युद्ध नहीं छेड़ेंगे। तो सामने आपके लिखा हुआ है द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइंड बिटवीन द एम्परर शाह आलम। अच्छा, जब ये इलाहाबाद की संधि हुई तो केवल मीर कासिम और जो है शुजाउद्दौला को नहीं पीटा गया, साथ में यह भी कहा गया कि अतरंगी सैनिक किसके हैं, ये जो 20-25 नजर आ रहे हैं। तब पता चला ये दिल्ली से आए हैं, और दिल्ली का बादशाह कौन है? शाह आलम। तो ये कंपनी को बहुत गुस्सा दिलाने का काम किया कि दिल्ली का जो बादशाह है वो तो हमसे डरता है और बैकग्राउंड में सेना लगाए पड़ा है, तो पकड़ दिलाओ उसको। और चूंकि वो भारत का बादशाह है, क्योंकि मुगलिया सल्तनत अभी खत्म तो हुई नहीं है, तो भारत का बादशाह ये संधि करेगा, तो ये संधि एप्लीकेबल किसके ऊपर होगी? सारे नवाबों के ऊपर एप्लीकेबल होगी। तो इसलिए जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद है ये किसके किसके बीच में होती है? ये शाह आलम द एम्परर ऑफ मुगल और शुजाउद्दौला और अंग्रेजों के बीच में होती है। अब हुआ क्या इस संधि के बाद? दीवानी राइट्स, जो रेवेन्यू राइट्स थे, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए गए। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के पूरी तरीके से जागीरदारी जो थी बंगाल, बिहार और उड़ीसा की, वो कंपनी क्यों चली गई? क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब आप लोग सोच करके मुझे एक बात बताइए, एक विदेशी कंपनी आपके देश में व्यापार करने के नाम पर आती है, पहले वो व्यापार में मजबूती बनाती है, इसके बाद आपके ही हाथ पैर जोड़ के सेना लाने की परमिशन लेती है, सेना लाने के बाद आपसे ही युद्ध करती है, और बैक टू बैक आपको 2 युद्धों में हराती है, और दूसरे युद्ध में हराने के बाद वो आपके ही कंट्री से टैक्स वसूलती है। तो जब कोई बाहर का व्यक्ति आपके ऊपर शासन करने लगे, जोर जबरदस्ती से आपसे टैक्स वसूलने लगे, तो क्या इसी को आम बोलचाल की भाषा में गुलामी कहा जाएगा? बिल्कुल कहा जाएगा। तो भारत में आधिकारिक रूप से जो गुलामी की शुरुआत होती है वो 1764 द बैटल ऑफ बक्सर से होती है। इसीलिए द बैटल ऑफ बक्सर इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ माइलस्टोन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। ये अंग्रेजी साम्राज्यवाद के इतिहास में मील का पत्थर साबित होता है, क्योंकि इसी के बाद अंग्रेज सीना ठोक के भारत से टैक्स वसूलने लग जाते हैं, और इस तरीके से बंगाल घुटने टेक देता है। बंगाल का इतिहास यहीं पे खत्म हो जाता है। अब बंगाल में नवाबी नहीं रह जाती है। लेकिन फिर भी हमें पपेट किंग बिठाना है, तो वो हम कैसे बिठा रहे हैं इसकी भी कहानी हम लोग सीखेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार हम लोग चलेंगे लखनऊ। लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं, आपको अच्छी तरीके से पता है। और आज भी जब आप लखनऊ जाएंगे तो वहां पे शिया मुसलमान ज्यादा हैं। 2004 में जब हम लोग आईएएस की तैयारी करने गए पहली बार,
तो कानूनी भाषा में कहते हैं नजीर। जब भी कोई एग्जाम्पल दिया जाता है तो उसको बोलते हैं नजीर। तो हमें एक नजीर दी गई कि इंटरव्यू का टाइप क्या होता है। तो 2004 के आईएएस के इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया कानपुर के व्यक्ति से कि क्या कारण है कि कानपुर में दंगे होते हैं जबकि लखनऊ में कभी कोई दंगा नहीं हुआ। और यह क्वेश्चन 2004 में इसीलिए पूछा गया था क्योंकि सन 2000 में कानपुर में भीषण दंगा हुआ था। मैं 10 साल का था लेकिन मुझे अच्छी तरीके से याद है, कानपुर में दंगा हुआ था। शाम को 6 बजे के बाद पीएसी निकलती थी और देखते ही गोली मार देने का आदेश था। उर्सला और हैलेट अस्पताल जो है ये लाशों से भरे रहते थे। और बीच शहर यानी कि जो बड़ा चौराहा, चौक सर्राफा, परेड, नई सड़क, ये सब दंगों का केंद्र हुआ करते थे। तो 2004 में जब ये प्रश्न पूछा गया तो उसके बैकग्राउंड में कारण क्या था? कानपुर के दंगे थे। तो खैर बच्चा भी होशियार था, उसने बड़ा अच्छा आंसर दिया। कानपुर में दंगे होने का कारण है कि कानपुर में मुसलमानों की जो बहुसंख्या आबादी है वो सुन्नी मुसलमानों की है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं सुन्नी मुस्लिम कट्टर होते हैं, जबकि लखनऊ में शियाओं की बहुसंख्या आबादी है। और शिया मुसलमान जो होते हैं वो मॉडरेट होते हैं, वो लिबरल होते हैं, वो वेल एजुकेटेड होते हैं। यही कारण है कि लखनऊ दंगा मुक्त जिला है। तो लखनऊ जब आप कभी जाएंगे तो आज भी जैसे लखनऊ को बोलते हैं ना नवाबों का शहर, तो आज भी आपको लखनऊ में नवाबी मिलेगी। नवाबी इन द सेंस बातचीत करने की एक तहजीब मिलेगी। वहां पे चाहे बुढ़ा ही क्यों ना हो वो आपसे आप करके बात करेगा। कहीं कुछ खरीदने जाएंगे, किसी मार्केट में भी जाएंगे तो वहां लोग बड़ा तहजीब से बात करते हैं। तो अगर आप लखनऊ में कभी गए हो तो एक जगह है बड़ा इमाम बाड़ा, लखनऊ की जान है वो। लोग वहां पे टूर करने जाते हैं, घूमने जाते हैं। बहुत बड़ी हवेली बनी हुई जिसको बड़ा इमाम बाड़ा कहा जाता है। बड़ा इमाम बाड़ा जो है ये महल था शुजाउद्दौला के रहने का। अभी आगे मैं आपको तस्वीरों में भी दिखाऊंगा। तो जब सहायक संधि हुई, ये कहानी अभी इसलिए सुना दे रहा हूं ताकि बाद में आपको कैरेक्टर क्लियर रहे। तो जब सहायक संधि हुई तो वहां पर अटैक हुआ लखनऊ में, क्योंकि नवाब घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं थे। भारी संख्या में पुलिस गई, फायरिंग हुई, जो सैनिक थे सब भाग गए, लखनऊ कैंटोनमेंट खाली हो गया। और अंत में पुलिस जब पहुंची बड़ा इमाम बाड़ा तो देखा कि नवाब अपनी गद्दी पे बैठे हुए हैं और टस से मस नहीं हो रहे हैं, वही नवाबी स्टाइल में बैठे हुए हैं। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और जैसे आज आप देखते हैं कि बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार करने बड़े बड़े पुलिस अधिकारी आते हैं, तो नवाब शुजाउद्दौला को भी गिरफ्तार करने के लिए कर्नल आया था। तो नवाब ने हथकड़ियां पहनी और चलते बने। तो उसने पूछा कि नवाब साहब एक छोटी सी हमारी गुजारिश है कि इतने बड़े लखनऊ में कोई नहीं बचा आपको सुरक्षा देने के लिए, और आप भी चाहते तो भाग सकते थे, भागे क्यों नहीं, यहां बैठ के हमारा इंतजार क्यों कर रहे हो? तो नवाब साहब का जवाब था कि भागते कैसे, हमें जूते पहनाने वाला नौकर नहीं है। नीचे जूते पड़े थे, नवाब पैर नहीं डाल सकते थे। और ये कहानी, ये नजीर इतिहास की बहुत प्रसिद्ध नजीर है कि नवाबों की नवाबे ने इस देश को डुबो दिया। बड़ी प्रसिद्ध नजीर है ये। अभी आगे आपको ये कहानी इसमें मिलेगी भी। अच्छा, कहानी को जब हम आगे बढ़ा रहे हैं तो जरा आप ये देखना पड़ेगा कि बंगाल में चल क्या रहा है। बक्सर की लड़ाई के बाद खेल खत्म, कुछ बचा नहीं। तो बंगाल में एक यूनिक सिस्टम आया, और यूनिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो था उसको कहा गया डुअल गवर्नमेंट सिस्टम, सरकार का द्वैत शासन रवैया। इसमें एक नवाब का पद बनाया गया और नवाब के नीचे डेप्यूटी नवाब बनाया गया। यहां पर जो नवाब होगा ये बंगाल का लोकल रेसिडेंट होगा, जैसे कि मीर जाफर या मीर कासिम, और अभी मीर जाफर ही है। लेकिन जो डेप्यूटी नवाब होगा ये कोई ब्रिटिश अधिकारी होगा। डेप्यूटी नवाब ब्रिटिश अधिकारी इसलिए होगा क्योंकि डेप्यूटी नवाब के पास सारे रेवेन्यू राइट्स होंगे, नवाब के हाथ बंधे हुए होंगे। और अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय द नवाब। ये जो डेप्यूटी नवाब है ये अंग्रेजों के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा और इसको नवाब हटा नहीं सकता। मतलब अभी तक नवाब सिंहासन में बैठता था, अब नवाब भाले पे बैठा है। अब भाला कोई खुद कैसे हटा सकता है? वो तो जिसने लगाया है वही हटा पाएगा। तो आप देख रहे हैं। अच्छा, ये सरकार का ये सिस्टम आपके सामने अगर आ जाए तो आपको समझते देर नहीं लगेगी कि बंगाल में क्या हुआ। बंगाल में क्या हुआ भाई? बंगाल में अभी तक नवाब तो रिमोट कंट्रोल था कम से कम, अब तो बन गया कठपुतली, जैसे नचाया जाएगा वैसे नाचेगा। उसके अपने पास कुछ बचा ही नहीं। आगे अब ये सिस्टम जो शुरू किया ये रॉबर्ट क्लाइव ने ही शुरू किया, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव के बारे में मैं आपको 2-3 दिन से बताता आ रहा हूं। यूनिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट केम इनटू बंगाल, इसको डुअल गवर्नमेंट सिस्टम कहा गया।
नवाब के नीचे डेप्यूटी नवाब है, डेप्यूटी नवाब को अंग्रेज अपॉइंट करेंगे, जिसको नवाब हटा नहीं सकता है। स्टार्टेड बाय रॉबर्ट क्लाइव, ही आल्सो बिकम द गवर्नर ऑफ बंगाल। इसी क्रम में रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर बना। आगे बात समझ में? तो जब भी आपसे सवाल पूछा जाए बंगाल का पहला गवर्नर, तो रॉबर्ट क्लाइव ही बंगाल का पहला गवर्नर है, क्योंकि बंगाल पे ही सबसे पहले कब्जा हुआ। अगर आपसे सवाल पूछा जाए बक्सर की लड़ाई किसके किसके बीच में हुई, तो आपका जवाब क्या होगा? अंग्रेज, मीर कासिम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला। ठीक है। इलाहाबाद की संधि किस युद्ध का परिणाम थी? अलीनगर की संधि कब हुई? किस युद्ध के दौरान हुई? प्लासी के दौरान हुई। तो ये ट्रीटीज भी याद रखना, मैच द फॉलोइंग, और ये सब बड़े एग्जाम का क्वेश्चन है। चलिए देखिए नेक्स्ट। अब ये नवाब और डेप्यूटी नवाब का जो मामला आया, उसमें देखिए काम कैसे किया जाना है। बंगाल का जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन, वो कौन देखेगा? नवाब। और जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो कौन देखेगा? डेप्यूटी नवाब। इस नियम को कहा गया पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंपनी को पावर तो मिली, लेकिन पावर के साथ जिम्मेदारी नहीं मिली। जिम्मेदारी किसकी? नवाब की। यानी कि बंगाल में दंगा हो, बाढ़ आए, सूखा पड़े, अकाल आए, तो कौन देखेगा? और जब रुपया बटोरना हो, कंपनी। अगर कंपनी नवाब को पैसा नहीं देगी, नवाब का शेयर नहीं देगी, तो नवाब तो वैसे बेकार। आदमी आएगा सुबह सुबह महल के बाहर गाली बकेगा, चला जाएगा कि बने नवाब बैठे हैं और कुछ करते हैं नहीं, तो कहां से करे वो? तो इस समय बंगाल के नवाब की स्थिति लगभग डॉक्टर मनमोहन सिंह के जैसी है। समझ रहे ना? ऑल द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द प्रेजेंट आर ग्रोन अप फ्रॉम द हिस्ट्री। तो भले ही सोनिया गांधी इटालियन हो, इटली से आई हो, लेकिन उन्होंने भारत के इतिहास को कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा। तो बंगाल के नवाब की जो पोजीशन आपको यहां पे नजर आ रही है, वो पोजीशन 2004 से 14 के बीच डॉक्टर मनमोहन सिंह की तो है, पावर्स विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मीडिया जब भी क्वेश्चन पूछेगी डॉक्टर मनमोहन सिंह से पूछेगी, विपक्षी दल जब भी हल्ला मचाएंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह के खिलाफ मचाएंगे। लेकिन जब रुपया बटोरने की बात आएगी, फॉरेन एग्रीमेंट्स करने होंगे, जब पैसा अंदर करना होगा, तो वो तो 10 जनपद करेगा, जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी है वो करेगी, उनसे कोई मतलब नहीं है। मुझे अच्छी तरीके से याद है, यह घटना है 2012 की। आप तो सब सर्विस में भी रहे होंगे। लद्दाख में एक झील है पेंगोंग लेक, तो चीन के सैनिक पेंगोंग लेक पार करके लद्दाख में अंदर आ गए थे, वहां पे टेंट लगा लिए थे। और जब सरकार से प्रश्न पूछा गया था, तो सरकार के पास में कोई उत्तर नहीं था, क्योंकि प्रश्न का उत्तर देने वाला मौन है, उसको म्यूट प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। तो पार्लियामेंट का सेशन हुआ, मॉनसून सेशन, इसी समय की बात है। तो डॉक्टर सिंह जब पार्लियामेंट में गए, तो मीडिया ने चारों तरफ से घेर लिया, और कम से कम 20-25 पत्रकारों ने घेर लिया कि निकल ही ना पाए। फिर सबने बारी बारी क्वेश्चन करने शुरू कर दिए कि हमारे सैनिकों के गले काटे जा रहे हैं, पाकिस्तानी सैनिक गला काट लिया जा रहा है, चीन का सैनिक पेंगोंग लेक के अंदर आके बैठा हुआ है, सरकार खामोश है, सरकार कुछ कहती नहीं है, अब आप क्या एक्शन लेने जा रहे हैं, पार्लियामेंट में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, खूब सारे सवाल। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सारे क्वेश्चन को पेशेंसफुली सुना, और सुनने के बाद 2 शब्दों में जवाब दिया। चूंकि बोलते बहुत धीमे हैं, तो माइक के नजदीक जाके उन्होंने कहा कि हजारों सवालों से अच्छी है खामोशी मेरी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी। इतना कह के और चुपचाप निकल गए। अब इस बात का मतलब जो समझ जाए कि हजारों सवालों से अच्छी है खामोशी मेरी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी, तो इसका मतलब वही हो ना कि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। तो वो किस भेद की बात कर रहे थे? भारतीय राजनीति में आज भी ये चर्चा का विषय है। इतिहास उठा के पढ़िए, आधुनिक भारत का इतिहास उठा के पढ़िए। ये चीन पहली बार नहीं भारत में घुसा है, ये हमेशा घुसता रहता है। 1962 में जब चाइना ने अटैक किया, हम युद्ध हारे। युद्ध हारने के बाद पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया, और जब उनसे चर्चा के लिए समय मांगा गया, तो सदन को संबोधित करते हुए पंडित नेहरू ने कहा था, ध्यान से सुनिएगा, और ये बात कोई मन गढ़ंत नहीं है, किताबों में पढ़िए, गूगल पे जाके पढ़िए। पंडित नेहरू ने कहा था कि लद्दाख इज अ वर्जिन लैंड। ये शब्द थे पंडित नेहरू के, लद्दाख इज अ वर्जिन लैंड। इसका मतलब था कि लद्दाख एक बंजर भूमि है, अगर चीन उसे ले भी जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपने रिलेशन चीन के साथ नहीं खत्म करेंगे। इतना पंडित नेहरू का कहना हुआ कि पीछे की कुर्सी में बैठे जयप्रकाश नारायण खड़े हुए, जेपी,
और वो गांधी टोपी पहनते थे, सर पे एक भी बाल नहीं थे। उन्होंने टोपी अपनी टेबल पे पटकी और अपने सर को पीटते हुए कहा कि माई हेड इज ऑल्सो अ वर्जिन लैंड, मेरे खोपड़े पे तो बंजर है, को बाल नहीं, बताओ किसको दे दे, किससे संबंध ना खराब करे। तो ये कोई तर्क नहीं होता है। आप जब भी पॉलिटिक्स में, आप जब भी इतिहास में पढ़ रहे हैं, तो ये सब विषय तार्किक हैं। आजकल के बच्चे जो बहुत शौक से बोलते हैं ना ह्यूमैनिटीज, इट इज नॉट ह्यूमैनिटीज, इट इज ऑल अबाउट साइंटिफिक रिसर्च। ह्यूमैनिटीज का जमाना गया, अब हर चीज के पीछे तर्क है कहीं ना कहीं। जैसे कल मैं समझा रहा था आशीष को, कल या परसों, कि भाई फिलॉसफी में एक बहुत फेमस वाक्य चलता है कि क्या तुमने कभी सफेद कौवा देखा है प्राची? क्या आप में से कभी किसी ने सफेद कौवा देखा है? नहीं देखा है। क्या इसका यह मतलब निकाला जाए कि सफेद कौवा नहीं होता? होता होगा, हमने नहीं देखा है। और अगर आप कह दें कि नहीं होता सफेद कौवा, तो या तो उसके पीछे तर्क दीजिए कि क्यों नहीं होता, और या चुपचाप ये कह दीजिए कि भाई होता होगा, हमारी रीच वहां तक नहीं है, हम काला कौवा तो देखे नहीं, फ्लैट में रहते हैं, सफेद कौवा कहां से देखेंगे? आ रही ना बात समझ में? तो यहां पर बंगाल में जो गवर्नमेंट का सिस्टम चल रहा है, उसमें जो नवाब है ये लगभग डॉक्टर मनमोहन सिंह का रोल प्ले कर रहा है, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये 10 जनपद यानी कि सोनिया गांधी का रोल प्ले कर रही है, और दोनों मिलकर बंगाल को चला रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी कलेक्टेड रेवेन्यू बट नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। नवाब डिड नॉट केयर, नॉट डिड द EIC। नवाब को कोई मतलब ही नहीं, उसको पता ही है मेरे हाथ बन गए, तो इससे अच्छा है कि जो खाना मिल रहा कम से कम, जो क्या बोलते हैं नल्ली निहारी और जो अन्य टाइप का चिकन तंदूरी, वो खाओ, कम से कम सुकून से रहो। तो कहीं ना कहीं बंगाल में नवाब को यह बात समझ में आ गई होगी कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घटम पीबेत, जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा ले ले घी पियो, मरना तो भाई अंग्रेजों के हाथों। अल्टीमेट इन सारी चीजों का रिजल्ट क्या है? अल्टीमेट सफरिंग्स पीपल ऑफ दिस रीजन, बंगाल के लोगों को सफर करना पड़ेगा, और यहीं से बंगाल में पतन की शुरुआत हो जाती है। अच्छे से बात समझ में आ गई? ये बंगाल की जो कहानी हो गई, इस कहानी के बाद अब मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूं, ताकि ये कॉन्सेप्ट मुझे बार बार ना बताना पड़े। कंसोलिडेशन ऑफ इंडिया चल रहा है। बंगाल की कहानी सबको समझ में आ गई है। अब बंगाल के बाद अगला नंबर मैसूर का आएगा। ये जो बक्सर है, इस युद्ध का एक बहुत बड़ा मैसेज है। वो मैसेज ये है कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। ठीक है? अच्छा, कंपनी को भी युद्ध करने में प्रॉब्लम तो होती है। कोई अपने शौक से लड़ाई करता है क्या कभी? कोई कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो कभी युद्ध नहीं चाहता है। युद्ध हमेशा मजबूरी में लड़ा जाता है। तो कंपनी भी युद्ध नहीं चाहती है, और बक्सर से एक बहुत अच्छा मैसेज चला गया है। तो कंपनी एक पॉलिसी लेके आती है। इस पॉलिसी का नाम है सहायक संधि। इसको इंग्लिश में कहते हैं सब्सिडरी अलाइन। और दूसरी पॉलिसी आती है जिसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इट इज कॉल्ड राज्य हड़प की नीति। सहायक संधि का मतलब यह है कि मैंने बक्सर की लड़ाई जीतकर बंगाल, उड़ीसा और बिहार को हराकर यह प्रूव कर दिया है कि आई एम द बेस्ट। अब अगर मेरी सेना अवध गई तो युद्ध का परिणाम क्लियर है आपको क्या होगा? कंपनी जीतेगी, मोटे वाले नवाब हारेंगे। दिल्ली गई, सेम होगा। मैसूर जाए, चाहे जहां जाए, राजस्थान जाए, गुजरात जाए, मराठा, सब जगह यही होगा। लेकिन युद्ध करने में बहुत रिसोर्सेस खर्चा होंगे। तो कंपनी पॉलिसी लाती है सब्सिडरी अलाइन, और सारे स्टेट्स को रिटन मैसेज भिजवा देती है कि आप लोग सरेंडर कर दीजिए। अगर आप लोग सरेंडर करते हैं और हमारे ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो आपके खिलाफ कोई युद्ध नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि आपके स्टेट का जो भी राजा है, जो भी नवाब है, उसको उसकी हैसियत के हिसाब से पेंशन भी दी जाएगी। आप बढ़िया पेंशन पे ऐश करिए, आप राजा के राजा रहेंगे, आपके पद को कोई खतरा नहीं है। बस आप हमारे खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं करेंगे। हमारी सेना की एक यूनिट हमेशा आपके दरबार में तैनात रहेगी। इट इज कॉल्ड सब्सिडरी अलाइन, यानी कि हमारी सब्सिडी हो जाओ। सहायक संधि का मतलब हमें सहयोग करो शासन करने में। और जिसको सहायक संधि ना करनी हो, जो सब्सिडरी अलाइन में ना ज्वाइन होना चाहता हो, वो रेडी रहे ओपन वॉर के लिए। हम आएंगे, युद्ध करेंगे, और अगर हमने आपको युद्ध में हरा दिया, एक चवन्नी नहीं देंगे, मारेंगे अलग, राज हड़प लेंगे अलग। आई बात समझ में? तो जो भी समझदार लोग रहे होंगे उन्होंने क्या चुना होगा? सब्सिडरी अलाइन चुना होगा, सहायक संधि चुना होगा। तो ज्यादातर स्टेट्स ने सब्सिडरी अलाइन पर साइन कर दिए थे। यही रीजन था कि अंग्रेजों की रोड एकदम क्लियर हो गई थी भारत में शासन करने के लिए।
और जिन लोगों ने सब्सिडरी लाइन पे साइन नहीं किए थे उनका नाम इतिहास में अमर हो गया, रानी लक्ष्मीबाई। एक ही नारा था, मैं झांसी नहीं दूंगी। और आज भी देखिए, बचपन से हम लोग यही पढ़ते चले आए हैं कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई को जिस अंग्रेज अधिकारी ने पहली गोली मारी थी उसका नाम था ह्यूरोज। और जब वो भारत से रिटायर होकर वापस लंदन पहुंचा तो उसने किताब लिखी, द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अपनी किताब में रानी लक्ष्मीबाई का जिक्र करते हुए ह्यूरोज कहता है कि मैंने क्रांतिकारियों में अकेला मर्द जो देखा वो थी रानी लक्ष्मीबाई। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि क्रांतिकारियों में अकेला मर्द किसे कहा जाता है? रानी लक्ष्मीबाई। तो जिन लोगों ने सब्सिडरी लाइन पर साइन नहीं किया उन्होंने इतिहास लिख दिया, और जिन लोगों ने साइन किया इतिहास उन्होंने भी लिखा, लेकिन गाली खाने वाला इतिहास। फॉर एग्जाम्पल सिंधिया। आज आप लोग देखते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उनके घर में सोने की ट्रेन चलती है, डाइनिंग टेबल में उनके ट्रेन से खाना सर्व होता है, इतनी बड़ी डाइनिंग टेबल है। मतलब ट्रेन उतनी बड़ी नहीं होगी, ट्रेन छोटी होगी, लेकिन फिर भी मान लीजिए इस क्लासरूम के बराबर डाइनिंग टेबल है उनकी, और साइड में रेल की पटरी बिछी हुई है, उस पर टॉय ट्रेन चलती है, और उसी टॉय ट्रेन में पीछे खाना लगा के डब्बों में मेहमानों को सर्व किया जाता है। वो ट्रेन सोने की है। और ग्वालियर में जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का महल है, यानी कि सिंधिया पैलेस जिसको कहा जाता है, वो शायद उसको देखने की इस समय जो टिकट है वो कुछ 1700 रुपए इंडियन है। भारतीय लोग अगर उसको देखेंगे तो 1700 रुपए लगेगा अंदर जाके देखने का। तो जिन लोगों ने घुटने टेक दिए थे उनका भी तो इतिहास है। आज भारत की राजनीति में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट, ये राजमाता वसुंधरा राजे सिंधिया, सब इसी कैटेगरी में आते हैं। लेकिन कुछ लोग घुटने टेकने के लिए प्रसिद्ध है तो कुछ लोग सीने पे गोली खाने के लिए प्रसिद्ध है। तो ये सब्सिडरी लाइन की बात समझ में आ गई। अब आइए दूसरा पॉइंट। दूसरे पॉइंट में मैंने आपको बताया डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। देखिए, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की कहानी यह है कि मैंने आपको पीछे पढ़ाया हुआ है सती प्रथा के बारे में, पढ़ चुके हैं आप लोग। राजा राम मोहन राय की कहानी पढ़ चुके हैं, यह भी पढ़ चुके हैं। इसके पीछे आप लोग मुगल आक्रमण पढ़ चुके हैं, जिसमें आप लोगों ने सीखा था कि किस तरीके से नौजवान लड़कियों को मुगल उठा के ले जाते थे, सेक्स स्लेव बनाते थे, या तो खलीफा के सामने प्रेजेंट करते थे। तो यहां पर हुआ यह कि जब बाल विवाह का कल्चर आया, पहले तो शादी की उम्र 25 साल थी, लेकिन जब बाल विवाह का कल्चर आया तो विवाह की आयु इतनी घट गई कि करीब 8 और 9 साल की बच्चियों की भी शादी होने लगी। रानी लक्ष्मीबाई की शादी 9 साल की उम्र में हुई थी। तो अब 8-9 साल की बच्चियों से शादी करने के लिए आपके जैसा कोई नौजवान तो नहीं तैयार होगा, क्योंकि हर किसी के अपने ड्रीम्स हैं। तो ऐसी लड़कियों से शादी करने के लिए 55-60 साल के बुढ़े तैयार होते थे, और वो भी कौन से बुढ़े? जो अमीर हैं, जो राजे महाराजे हैं, नवाब हैं, वो लोग तैयार होते थे। रीजन क्या है? रीजन सेक्सुअल डिजायर्स नहीं है। रीजन है कि अगर 50-60 साल का कोई व्यक्ति 10-11 साल की बच्ची से शादी करेगा तो उस बच्चे को एक प्रोटेक्शन मिल जाएगा। अमीरों के घर से कोई बच्चे नहीं उठा ले जाएगा, और अमीरों के लिए कभी गुलामी थी ही नहीं। जैसे आज आप लोग सुनते हैं ना कि अमीरों के लिए कोई कानून नहीं, तो वैसे ही अमीरों के लिए कोई गुलामी भी नहीं थी। तो उस बच्ची को एक प्रोटेक्शन मिल जाएगा, सुरक्षा की भावना आ जाएगी। इसके बाद जब वो लड़की 16, 17, 18, 19 साल की होगी, संतानोत्पत्ति करने लायक होगी, तब तक वो राजा महाराजा उसके साथ एक बच्चा पैदा कर लेगा, अगर कर पाया तो। अगर बच्चा पैदा कर लिया तो वो बच्चा राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है, सोच सही है, सोच में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सोच हमेशा देश काल परिस्थिति के अनुसार होती है। लेकिन प्रॉब्लम तब आई जब बच्ची से शादी तो कर ली, लेकिन जब वो बच्ची 20 साल की हुई तो महाराजा हो गए 78, 69, 80 साल के उम्र गए, लड़की जस का तस। विवाह के नाम पर तो एक रिवाज का पालन करके आई थी, विवाह का कोई सुख तो उसे मिला नहीं था, बच्चा भी नहीं है उसके। तो अगर हम लोग धार्मिक दृष्टिकोण से ना देखें तो वो लड़की अभी भी कुंवारी कन्या ही है। तो ये कुंवारी कन्या क्या करती थी? बच्चा गोद ले लेती थी। कहीं अनाथ आश्रम से बच्चा गोद ले लिया, या अपने किसी रिश्तेदार का बच्चा गोद ले लिया। और बच्चा गोद लेने का मतलब था दत्तक पुत्र, एडॉप्टेड बेबी। और गोद ले हुए बच्चे को उत्तराधिकारी बना दिया जाता था ताकि वो आगे राज्य को चला सके। ये चीज कहीं ना कहीं कंपनी की आंखों में चुभ रही थी। तो कंपनी ने जब कानून बनाया डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, तो वो कानून ये कहता था कि यदि कोई राजा निसंतान मरा, यदि कोई राजा निसंतान मरा, उसके कोई संतान ना हुए, तो उसका जो राज्य है उसका कोई लीगल हायर अगर नहीं होगा तो वो कंपनी को चला जाएगा। और इसी को सामान्य भाषा में आप लोग उत्तराधिकार अधिनियम भी कहते हैं, जिसमें आज भी ये क्लॉज है कि गोद लिए बच्चे को उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा।
तो ये कानून अंग्रेजों ने बना दिया। अब अगर गोद लिए बच्चे को उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा तो राज्य तो अनाथ हो गया, और जब राज्य अनाथ हो गया तो किसके हाथों में जाएगा? कंपनी के हाथ में जाएगा। तो एक और ये स्टेट्स पे कब्जा कर रहे थे सब्सिडरी लाइंस के थ्रू, और दूसरी ओर ये कब्जा करने लग गए डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के थ्रू। और चूंकि ज्यादातर राजा निसंतान ही मरेंगे, तो जाहिर सी बात है कि उनकी पत्नी अगर बच्चा गोद लेगी तो वो बच्चा गोद ले सकती है। बच्चा गोद लेने से हम नहीं रोक रहे हैं, हाँ, बच्चे को राज्य का उत्तराधिकारी लीगल हायर नहीं माना जाएगा। तो ये बात भी कहीं ना कहीं चुभेगी ना सबको। तो झांसी की रानी के साथ यही हुआ था। उनके हस्बैंड जो गंगाधर राव थे वो निसंतान मर गए थे, और रानी ने एक बच्चा गोद लिया था, और अंग्रेजों ने कहा था कि ये बच्चा झांसी का राजा नहीं बन सकता है, झांसी हमारी है, क्योंकि नया कानून आ गया है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। फिर इसी पे रानी ने कहा था कि मैं झांसी नहीं दूंगी, और ये बहुत प्रसिद्ध नारा बना था। आगे बात समझ में। तो अब आगे जो भारत पे कार्रवाई अंग्रेज करेंगे वो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स और सब्सिडरी अलाइंस के माध्यम से करेंगे। आगे बात समझ में। इन दोनों पॉलिसीज में अगर कोई डाउट है आपको तो बता दीजिए। बंगाल की कहानी यहां पर खत्म होती है। अब हम लोग अगली क्लास में मैसूर की कहानी पढ़ेंगे। बंगाल की कहानी चूंकि बड़ी थी इसलिए 2 दिन लग गए पढ़ने में। अब बाकी स्टेट्स की कहानी एक एक दिन की है, और अगले ही हफ्ते हम लोग क्रांति में प्रवेश भी कर जाएंगे। एक बार क्विक रिवीजन, कोई डाउट है तो बताइए।